हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में गोर क्लासेस के सैंपल पेपर्स के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। ठीक है ना। अब वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 5 नंबर के नहीं होंगे क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इस वैरायटी के होते हैं कि आप सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हर बच्चा जाकर के फंस जाता है, या फिर किसी एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चन था, उस थ्योरी क्वेश्चन की थ्योरी उस बच्चे को नहीं मालूम है, तो सिर्फ उस वाले टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन अपन आपको करवाने वाले हैं जो हर बच्चा आसानी से सोल्व नहीं कर पाएगा। बाकी के क्वेश्चन जो मैं छोड़ दूंगा, जो मैं स्किप कर दूंगा, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, मक्खन तरीके से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आप लोगों को नहीं होने वाली। ठीक है ना मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक बच्चे को करने में कहीं ना कहीं दिक्कत तकलीफ होती ही होती है। तो भाई सैंपल पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सैंपल पेपर 1 में सबसे पहला ट्रिकी क्वेश्चन ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन आपको कहता है आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, वट विल बी द मिनिमम वैल्यू, जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा अगर कॉर्नर पॉइंट मेथड्स के अकॉर्डिंग ये सभी पॉइंट जो हैं वो इस जेड वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब जो शेडिंग पोर्शन है वो इन वाले पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है कौन सी होगी। तो आपको बेसिकली इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई करना है और डिटरमाइन करना है सबसे मिनिमम आंसर कौन सा है और कौन से पॉइंट पर है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया 0 और 0 है, इसके बाद में 5 और 0 है, फिर 6 और 5 है, 6 और 8 है, 4 और 10 है, 0 और 8 है। ठीक है, इन सभी की सभी वैल्यूज अपन इवेल्युएट करेंगे 3x - 4y पे टोटल क्या बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हर बच्चा करेगा भाई, इस तरीके से तो हर बच्चा करेगा, लेकिन हमें एग्जाम में थोड़ा दूसरे बच्चों से फास्ट भागना है। तो फास्ट भागने के लिए जो आपको ऑप्शन में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, सिर्फ इन्हीं पॉइंट को चेक कर लो, सभी पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले 4 और 10 दिया हुआ है, तो हम एक तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है। 6 और 8 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कितनी है। 6 और 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है। और 0 और 0 दिया हुआ है, तो 0 और 0 इसकी वैल्यू कितनी है। बाकी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सिर्फ 2 ही पॉइंट तो कम हुए। अरे यार, कुछ तो कम हुआ। आप समझो मेरी बात को, कुछ तो कम हुआ। ठीक है ना, एग्जामिनेशन में टाइम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कुछ तो टाइम कम हुआ, 2 पॉइंट को नहीं सॉल्व करना तो कुछ तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, वो टाइम हम किसी और क्वेश्चन में लगाएंगे। तो अभी आप ये 2 पॉइंट्स को हटाओ, बाकियों को सोल्व करो। 0 और 0 सब्सिट्यूट करोगे तो 0 आंसर आएगा। 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा। 4 को यहाँ पे टोटल 20 आएगा, यानी कि माइनस में 2 आंसर हो जाएगा। 6 को दोबारा करेंगे तो 18 होगा। 8 को 4 से कर देंगे 32 होगा। कुल मिलाकर माइनस में 14 होगा। ठीक है ना, कुल मिला के -14 होगा। 4 और 3 करेंगे तो 12 होगा। 10 और 4 करेंगे तो 40 होगा। 40 में माइनस करेंगे, माइनस में 28 आएगा, तो माइनस में 28। ठीक है, मैंने यहाँ पे 14 लिखना था ना, क्या लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, कहाँ पे गया ये, हाँ यहाँ पे 14 आएगा ना, क्या लिखवा रहे हो। 14 है, 28 है। ठीक है, तो बस ये 4 वैल्यू आई है, इनमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटा वैल्यू ये वाला है -28, जो 410 पे आया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। एक छोटी सी बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ना गलत मेंशन किया हुआ है। वहां पे ऑप्शन डी लिखा हुआ है 0 और 0। तो 0 और 0 ऑप्शन डी तो मिनिमम वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। मिनिमम वैल्यू आपने देखा -28 जनरेट हो रही है, जो 4 और 10 पे हो रही है। तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम वैल्यू बनेगी -28 और वो जनरेट होएगी 4 और 10 पे। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। अदरवाइज अगर मैं पूरी कंप्लीट सोल्व करता, यानी कि मैं इसको भी साथ में सोल्व करता, तो 8 इंटू में 4 माइनस में 32 होता। तो -32 तो बिल्कुल ही मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मिनिमम वैल्यू -32 होता। लेकिन क्योंकि वो अपने को ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमने सिर्फ ऑप्शन वाले पॉइंट्स को चेक करा और -28 मिनिमम बना। इसको आप हटा दो, बिना मतलब की कंफ्यूजन आएगी। इसे आप हटा दो, 4 और 10 पे आएगा। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आंसर्स जो दिए गए हैं बुक में, ठीक है ना, आपने सैंपल पेपर में, वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन डी लिखा हुआ है, वो ऑप्शन डी गलत है। इस छोटी सी बात आप याद रखिए।
ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कहते हैं भाई x की वैल्यू सिर्फ 4 हो सकती है, मीन की वैल्यू 1.3 है, साथ में कुछ कंडीशन दी हुई है, तो आपको बताना है x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख लो x की वैल्यू p की वैल्यू, ठीक है, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 के साथ में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आपको ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3 जो कि 2 पर है, तो यहाँ पे लिख दिया 0.3, ठीक है। बाकी आपको कहते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 बताओ, तो मान लेते हैं 0 पर जो प्रोबेबिलिटी है वो x है, तो यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हेयर, ठीक है। साथ में आपको एक और कंडीशन दी है कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी एट 3 पे चेक करेंगे, ठीक है, 3 वाले की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी 1 प्रोबेबिलिटी के, राइट, 2 टाइम्स हो जाएगी 1 प्रोबेबिलिटी के, तो मान लेते हैं 1 वाला प्रोबेबिलिटी k है, ठीक है, 1 वाला प्रोबेबिलिटी k है, तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k से तो ये आंसर बनेगा 3 प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पे लिख देंगे जो 3 प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 2k है। नाउ यू नो, क्वेश्चन ने आपको मीन गिवन किया हुआ, राइट, मीन 1.3 है, तो मीन होता है px, मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं तो 0 इंटू एक्स 0 होगा, k इंटू 1 k होगा, इनको मल्टीप्लाई 0 पॉइंट में 6 होगा, 3 इंटू 6 विल बी 6k होगा, इस तरीके से होगा। हम जब इन सबको एडिंग करेंगे तो k और 6k बन जाएगा 7k, 7k में एडिशन 0 पॉइंट में 6, तो ये वाला वैल्यू जो है क्वेश्चन कहता है मीन है, और मीन है 1.3। 0.6 को वहां पे जाके ट्रांसफर करके माइनस करेंगे तो 7k का वैल्यू जो है कुल मिलाकर के 0.7 होगा, एंड k का वैल्यू जो है 0.1 होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हेयर, ओनली 0.1। अब आप यहाँ पे इनका यूज करेंगे p का, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हम जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर 1 होगा, यानी कि x वैल्यू में एडिंग करना है k और 2k, k और 2k विल बी 3k, ठीक है, 3k, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली k वैल्यू से 0.1 से, एडिशन कर देंगे 0.3 और इक्वल टू कर देंगे 1, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, ठीक है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 आएगा, 0.3 से मल्टीप्लाई एडिशन होगा 0.6 होगा, अपोजिट तरफ ट्रांसफर करेंगे 1 से माइनस करेंगे 0.4 होगा, तो 0.4 आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। था ना थोड़ा ट्रिकी लेवल क्वेश्चन, तो मैंने बोला ही है हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी लेवल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो भैया 7वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन में कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है देयर इज ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, बिल्कुल भैया फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं, एक सक्सेस ट्रायल होता है और एक आपका फेलियर ट्रायल होता है, और जो एन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। द आउटकम मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नहीं ये गलत है, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है गलत लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट की वजह से विद रिप्लेसमेंट होती है और विद रिप्लेसमेंट की वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। तो बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं इन पॉइंट में से कौन सा कॉर्नर पॉइंट है इन दोनों इनइक्वालिटी का। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद में अगर आप इनका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीजन चेक करते हैं, ठीक है, जो भी शेडिंग पोर्शन बनेगा उस शेडिंग पोर्शन का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शेडिंग पोर्शन चेक करते हैं, तो इन तीन में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होता है। तो पहले आपको इसके लिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अगर हम x की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, अगर अपन x की वैल्यू 0 करते हैं, यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ पे हमने y लिख दिया, x की वैल्यू 0 करते हैं तो y का वैल्यू 2 होगा, y की वैल्यू 0 करेंगे x का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आएगा भैया। 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 और 0 ये वाला है, 0 और 2 ये वाला है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने ऐसे करके, ठीक है, ये बन गया है आपके पास 2x के एडिशन में 3 इंटू वाई इज इक्वल टू में 6। अब इसका शेडिंग पोर्शन चेक करेंगे तो इसी इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 स्मॉलर 6,
तो क्या 0 होता है, 100% होता है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि शेड जो है वो 0 की तरफ जाएगा, तो शेड ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जो शेड है वो डाउनवर्ड साइड आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद में भाई पेन कलर चेंज करेंगे और इसको प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अगेन यू नीड 2 पॉइंट, एक्स वैल्यू चाहिए और आपको वाई वैल्यू चाहिए। तो अगर हम x को 0 करेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने 0 करा तो 3 × 5 15 होगा। अगर y को 0 करा, इसको 0 करा, तो 5 × 3 15 होगा। तो भाई 3 0, ठीक है, 3 और 0 चाहिए अपने को, 3 और 0। रुको, मैंने ये वाली पॉइंट गलत प्लॉट कर दिया मेरे हिसाब से, 0 और 2, हाँ इसमें एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, इसे भी अपने को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट का समय दो, फटाफट तेजी में करेक्ट हो जाएगा ये। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 था, 0 और 2 ये वाला इधर आएगा, 3 और 0 इधर आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा और स्लोपी हो जाएगा ऐसे करके, ये वाली इसकी इक्वेशन आप मान लो। और जो शेडिंग पोर्शन है वो तो डाउनवर्ड साइड है ही है। ठीक है, अब वापस आते हैं रेड वाली पे। तो 0 और 5 चाहिए, 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट आगे एक्सटेंड करेंगे, 5 पॉइंट। 0 और 5 ये वाला होगा, 3 और 0 बिल्कुल ये वाला होगा। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इसको काटता हुआ यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देंगे 5x के एडिशन में 3 × y इज इक्वल टू में 15 है। ओके, अब यहाँ पे हम 0 0 सेटिस्फाई करवाएंगे, 0 5 × 0 0, 3 × 0 एडिंग करेंगे, स्मॉलर 15 होगा, तो बिल्कुल 100% 0 15 से छोटा ही होता है। तो शेडिंग इसका भी बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि दोनों का कॉमन शेड कौन सा है, तो भाई दोनों का कॉमन शेड ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे चाहिए तो पॉजिटिव साइड तो यही होती है। शेडिंग में तो ये वाला पोर्शन भी आएगा, शेडिंग में ये वाला पोर्शन भी आएगा, शेडिंग में ये वाला पोर्शन भी आएगा। यहाँ पे नेगेटिव होता है, इधर हमारा नेगेटिव वैल्यू है, इधर हमारा नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव में ये वाला आएगा। इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये 3 और 0 पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, 0 और 2 पॉइंट है। और इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो ये 0 और 0 है। आपको 0 0 भी दिया हुआ है, 3 0 भी दिया हुआ है, 0 2 भी दिया हुआ है, तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट ये है, क्या एग्जाम में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना होगा, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करना होगा। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो डायरेक्ट उस पर टिक कर देते हैं, नहीं ऐसा मत करना। ऑल ऑफ दिस पे 100% आंसर सही नहीं होता है, ठीक है, 99% होता है। अगर आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करना है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है और 1 मिनट के अंदर करना है, तो ऑल ऑफ दिस टिक कर देना, ठीक है, वरना टिक मत करना। ओके, चांस लेने वाली बात होती है यार, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो पूरा सोल्व करके टिक करना है आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज 14 क्वेश्चन का आंसर बना है। फिर 15 क्वेश्चन भी भाई एलपीपी का ही दिया हुआ है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं कि भैया जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है ना, उनमें ये 3 पॉइंट निकल करके आए, ठीक है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट निकल करके आए और इन 3 कॉर्नर पॉइंट में जो ये वाले दोनों पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों पॉइंट पर सेम आंसर आ रहा है। और कैसा आंसर आ रहा है, मिनिमम आंसर आ रहा है। तो जरा बताइए पी और क्यू की कंडीशन क्या है। तो करना आपको कुछ नहीं है, बारी बारी करके इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, P और X, Q और Y में, ठीक है ना। P X के एडिशन में Q और Y है, पहले 3 0 पुट करेंगे तो 3 × में P होगा, 3 और 0 में 3 × P होगा। अब दोनों पे ही सेम मिनिमम वैल्यू है, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं। 1 और 1 भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 और 1 पे P + Q होगा, ठीक है, X वैल्यू 1, Y वैल्यू 1, P + Q। ये P इधर आ जाएगा तो 2P हो जाएगा, इक्वल टू में Q हो जाएगा, तो 2P इक्वल टू में Q, ठीक है। 2P इक्वल टू में Q ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 2P बराबर Q, तो 2P बराबर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर एक ये बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं। तो भैया स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का थ्योरी क्वेश्चन, ऑप्शन डी आ गया है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। फिर इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन हमारा टाइम सीरीज का क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो गए हैं, क्यों हुए हैं? हीट स्ट्रोक की वजह से। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है गर्मी सीजन में अधिक गर्मी लगना, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी लगी, सिर दर्द होने लग गया, पेट दर्द होने लग गया, जो भी होने लग गया, ज्यादा गर्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। तो ज्यादा गर्मी जिनको लगती है उनको तो हर गर्मी में ज्यादा गर्मी लगेगी ही लगेगी, तो ऐसा हर बार होगा। और हर बार होगा तो सीजनल वेरिएशन माना जाएगा, ठीक है। हर बार रिपीट हो रहा है तो सीजनल वेरिएशन आ जाएगा, ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। अगर हर बार रिपीट नहीं होता तो इरेगुलर होता, लेकिन क्योंकि हर बार गर्मी आएगी भाई, हर बार गर्मी आएगी, हर बार गर्मी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, पेट खराब होगा, सिर दर्द होगा, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सीजनल वाला आंसर होगा इसका। फिर एक ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, ठीक है ना, आपको थ्योरी क्वेश्चन दी है बेसिकली टाइम सीरीज का। आपको इसके अंदर मॉडल बताने थे टाइम सीरीज के कौन कौन से मॉडल हैं। तो यार टाइम सीरीज के दो ही मॉडल हैं, एडिटिव मॉडल और अपना मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। लिख के छोड़ देना, वन एडिटिव मॉडल, सेकंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, कहानी खत्म। फिर आता है यहाँ पर सैंपल पेपर 2। और आप कहेंगे सर सैंपल पेपर 1 के बाकी सारे क्वेश्चन आसान हैं क्या, हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ईएमआई का क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, परपेचुटी का क्वेश्चन है, एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? रेसिस गेम का क्वेश्चन है, मक्खन लेवल, आसान लेवल वाले क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे आपको ट्रिकी लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, पूरा सैंपल पेपर नहीं करवा रहे, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी लेवल क्वेश्चन जो हर बच्चा आसानी से नहीं कर पाएगा, वो वाले करवा रहा हूँ, सब नहीं करवा रहा। तो सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 2 में पहला ही क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर पाता है। कहते हैं ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपको मालूम होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 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 ऑलवेज जीरो होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सीधा एक ये 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग ट्रेंड। टाइम सीरीज के जो दो मेथड आपने पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा यूज कौन सा मेथड किया जाता है? तो सबसे अधिक यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किया जाता है। अगर क्वेश्चन बोले इजी मेथड कौन सा है, वेरी 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 इजी मेथड कौन सा है, तो वेरी वेरी इजी मेथड मूविंग एवरेज मेथड है। कैलकुलेटिव मेथड कौन सा है? कैलकुलेटिव मेथड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। सबसे अधिक यूज कौन किया जाता है? तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इन तीन बातों को। फिर एक सीधा 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट 28 नंबर क्वेश्चन। तो सर 18 से 28 के क्वेश्चन, अरे यार बोल रहा हूं मैं, आसान है आसान है आसान है आसान है। आप कर पाएंगे, कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे, यकीन मानो, ठीक है ना। 100% कर लोगे। तो 28 क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है। तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे भैया डी वाई के डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर, और माइनस को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। माइनस में डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, इक्वल टू में डी एक्स वहाँ पे जाएगा, 4x पहले से है, डी एक्स और आ गया। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, माइनस में 1 के डिनोमिनेटर में y पावर 2 का आंसर होता है सिंपल सा 1/y, ठीक है। क्या आंसर होता है? सॉरी, प्लस में 1/y। तो आप लिखेंगे इसका आंसर बन गया है प्लस में 1/y इज इक्वल टू में 4x का इंटीग्रेशन, 4 सेम रहेगा, x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 2, और एडिंग कर देंगे k क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। सो 1 डिवाइड बाय y का जो टोटल आंसर है वो 2 इंटू एक्स पावर 2 बना है, और एडिंग में k है। अब यहाँ पर आपको पता करना है k क्या है। तो k के लिए कह रहे हैं कि y वैल्यू 1 है, x वैल्यू 0 है। तो 1 के डिनोमिनेटर में 1 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर के एडिशन में k। तो वैल्यू ऑफ k जो है वो सिंपल सा 1 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ k 1 है, वैल्यू ऑफ k को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय y के इक्वल टू में है 2 इंटू में x पावर 2 के एडिशन में y की वैल्यू 1 है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इक्वल टू में 2 इंटू एक्स पावर 2 इंटू वाई के एडिशन में y, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो 2x स्क्वायर के साथ y, फिर एडिशन में y, और 1 वहां पे माइनस इक्वल टू में 0, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर y प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द कंफर्म आंसर, ओके।
ठीक है ना। तो 28 क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, यकीन मानना 100% काफी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर सैंपल पेपर 3 आता है हमारा, ठीक है। सैंपल पेपर 3 में ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कहता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उनमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है लेकिन एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, वो आपको बताना है। तो आप इसके अंदर क्या हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, क्या आप रिलेशनशिप एनालाइज करते हो, क्या आप एस्टीमेट करते हो स्टैटिस्टिक को, क्या आप एस्टीमेट करते हो पैरामीटर को। पैरामीटर को तो एस्टीमेट करते हैं बाय यूजिंग द एस्टिमेशन थ्योरी, लेकिन स्टैटिस्टिक को एस्टीमेट नहीं करते, स्टैटिस्टिक को तो डिटरमाइन कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक को डिटरमाइन करने का मतलब सैंपल मीन तो सीधा फाइंड ही हो गया, ठीक है ना। सैंपल वेरिएंस सीधा फाइंड हो गया। तो सैंपल की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है, एस्टीमेट नहीं होती है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भैया जो लीनियर फंक्शन है वो किससे डील करते हैं। फिर सीधा ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है डायरेक्ट ऑर्डर क्या होगा, राइट। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये बात ऑलवेज 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 ध्यान रहनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कितनी बार आपने डेरिवेटिव किया है, और डेरिवेटिव उतनी बार करते हैं जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ए 0 से बड़ा है और ए जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव होगा तो एक ही ऑर्डर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, सीधा 11 नंबर क्वेश्चन। आपको अपने माइंड में बातों को सेव कर लेना है कि x की वैल्यू जो भी होती है वो सबसे पहले या तो ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, या तो ये दोनों नंबरों का रिमाइंडर होता है या फिर जो नंबर लिखा गया है वो नंबर खुद होता है। तो भाई ये जो यहाँ पे तो ये नंबर भी आपको खुद ही दिया हुआ है और रिमाइंडर भी 4 ही होगा। 7 और 4 का रिमाइंडर 4 ही होता है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग 4 से होगी। 4 से अगली वैल्यू पे जाने के लिए 7 ऐड करेंगे, 4 7 11 होंगे। फिर से आगे जाने के लिए 7 ऐड करेंगे तो 11 और 7 18 होंगे। तो 4 11 और 18 दिया हुआ है, ये वाला देखो 4 11 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग करेंगे 4 से, नोट फ्रॉम 11, ठीक है। 11 से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप इसके बाद 18 में 7 प्लस करेंगे 25 आएगा। तो ये वाले 3 डिजिट इन 3 डिजिट से मैच हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग 4 से होनी है, 11 से नहीं होनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा 4 11 18। फिर देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइप 1 एरर का एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है वो बताओ। तो टाइप 1 एरर जो है मेरे भैया वो अल्फा होता है, और अल्फा होता है गलत होने का चांस। गलत होने के चांस को कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। एक और नाम होता है वो बताओ। तो एक और नाम होता है इसका फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव। देखो दो ही तरह के फॉल्स होते हैं, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, एक होता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव यानी कि गलत का साथ देना। और ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, दो ही तरह के फॉल्स होते हैं, ठीक है। दो ही तरह के फॉल्स होते हैं, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव और एक होता है फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। जिनमें से जो फॉल्स पॉजिटिव वो तो मैंने आपको बता दिया, टाइप 1 एरर है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव टाइप 1 एरर और फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर। बस ये दो बातें ध्यान रख लो, आपका एकदम मक्खन तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको ध्यान रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है गलत, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत होता है। तो फॉल्स के साथ में पॉजिटिव टर्म जुड़ी हुई है, यानी कि कम गलत। फॉल्स के साथ में नेगेटिव टर्म जुड़ी हुई है, यानी कि नेगेटिव मतलब वो भी तो गलत ही हो गया ना, गलत प्लस गलत, गलत का स्क्वायर हो गया, तो डबल डबल गलत हो रहा है। तो बड़ी गलती हो रही है, तो बड़ी गलती बड़ा एरर टाइप 2 एरर, छोटी गलती छोटा एरर टाइप 1 एरर। तो ध्यान हो जाएगा आपको, फॉल्स पॉजिटिव टाइप 1 एरर छोटा गलती, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स भी गलत है नेगेटिव भी गलत है, गलत 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 का स्क्वायर हो गया तो फॉल्स नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। डबल डबल गलतियां कर रहे हो तो टाइप 2 एरर कर रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो भैया एक ये क्वेश्चन है, वेरी 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 बेसिक लेवल क्वेश्चन। कहते हैं भैया कौन सी रेशो में पानी मिक्स किया जाए मिल्क के अंदर, ठीक है ना। दूध में पानी को मिक्स करना है सो डैट 20% का गेन हो सके,
ठीक है ना, 20% का गेन हो सके बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करना है, जितने में दूध खरीद के लाए उतने में ही बेचना है। 30 रुपए पर लीटर दूध खरीद के लाए, 30 रुपए पर लीटर ही बेचना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, भाई 30 रुपए का दूध लाए, 30 रुपए में बेच दिया तो कमाया तो कुछ नहीं। तो फिर आपने कमाया कैसे? आपने कमाया उसके अंदर पानी ऐड करके। तो जितना क्वांटिटी ऑफ पानी उसमें आपने ऐड करा उतना ही आपने गेन कमाया। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो गेन कमाना है वो 20% कमाना है। ठीक है, 20% गेन कमाना है, तो इसका मतलब 20% पानी मिक्स किया है आपने उसके अंदर। तो रेशो में ले जाने के लिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन का मतलब है 20/100, 21/100 यानी कि 1/5। ठीक है, क्या बनेगा 1/5, 1/5 का रेशो कन्वर्ट कर लो, 1:5 आएगा। तो 1:5 की रेशो में आपने पानी को ऐड किया है दूध के अंदर। ठीक है भाई, 1:5 की रेशो में पानी ऐड होगा दूध के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 1:5। फिर देखो एक यार 26 क्वेश्चन है। ठीक है, 26 क्वेश्चन एक यूनिक लेवल का क्वेश्चन है। एंड यूनिक ये इसलिए है क्योंकि जब आप इसके अंदर मैं आपको सोल्व करता हूँ, ठीक है, सोल्व करते करते आपको पता चलेगा ये यूनिक क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है रिया ने 20,000 इन्वेस्ट करे हैं 2016 में म्यूचुअल फंड में। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज होगी है 32,000 2021 में। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बताइए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया CAGR इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से, टोटल पावर 1/n-1 करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू है 32,000 रुपीज़ की। 32,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से। ठीक है, इस वैल्यू को क्रॉस करके 1/5 करेंगे। 2016 से 2021 1/5 -1 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, देखो 3 0 कैंसिल, 32/20 आएगा, तो 16/10, 16/10 1.6, तो 1.6 आ गया। ठीक है, 1.6 की टोटल पावर 1/5 है, माइनस इसमें 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है ना, उन क्वेश्चन के अंदर अपने को मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी होती थी कि भाई 1.6 की पावर 1/5 जो है वो ये होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एंटी लॉग और लॉग में करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब आपको इस वाली वैल्यू को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हमने एज्यूम कर लिया लेट x इक्वल टू 1.6 की टोटल पावर 1/5। लोगैरिथम कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, log ऑफ x की टोटल वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 1.6 की टोटल पावर 1/5। 1/5 को बेस पे लेके आएंगे, यहाँ पे log ऑफ 1.6 होगा, ये सिंपल सा log ऑफ x होगा। फिर यहाँ पे दोबारा log x इक्वल टू 1/5 के साथ में ये वाला वैल्यू नोट करेंगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू यानी कि 0 पॉइंट में 2 0 4 और 1 नोट करा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को नोट करा। एंड जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो ये वाला आंसर आएगा। तो 0 पॉइंट में 04082 आ गया, और यहाँ पे है log x। ठीक है, log अपोजिट साइड जाके एंटी लॉग होता है, तो x इक्वल टू में एंटी लॉग। ठीक है, x इक्वल टू में एंटी लॉग 0 पॉइंट में 04082 आ गया। ये जो टोटल वैल्यू है आपको ये दे रखी ये है। तो 1 पॉइंट में 098 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट में 098 -1। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो 0 पॉइंट में 098 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर बनेगा आपका, ये 100 की वजह से डेसिमल यहाँ से 9 पे आएगा, तो 9.8% आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा जी? 9.8% होगा। ठीक है ना, ट्रिकी लेवल क्वेश्चन, हर बच्चा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की सोच नहीं सकता। ठीक है ना, वो यहाँ तक आएगा, इधर तक आएगा, फिर उसके बाद फंस जाएगा, वो कहेगा भाई वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, कैसे करें। तो डेट इज वाई ये वाला क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, मक्खन तरीके से इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर देखिए सैंपल नंबर 4 आता है। ठीक है, सैंपल नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे अल्फा करो। ठीक है, अल्फा जो है वो टाइप 1 एरर है, तो 1 माइनस अल्फा क्या है? 1 माइनस अल्फा बीटा है, और बीटा यानी कि टाइप 2 एरर है। ठीक है, क्या है ये? टाइप 2 एरर है, राइट, ध्यान रखना, दिस इज टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर का सिंबल क्या है? बीटा है। ठीक है, टाइप 2 एरर का सिंबल बीटा। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज दे रखी है, स्टेटमेंट वाले में आपको आंसर बताना है।
तो भैया टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पे देखो, अगर आपका H0 ट्रू है, ठीक है, H0 ट्रू है, H0 फॉल्स है, ये वाला क्वेश्चन इस वाली डायग्राम के हिसाब से होगा, ठीक है। H0 ट्रू है, H0 फॉल्स है, आपने H0 को एक्सेप्ट करा है और आपने H0 को रिजेक्ट करा है, ठीक है। आपने H0 को एक्सेप्ट करा, H0 को रिजेक्ट करा। H0 ट्रू था, H0 को एक्सेप्ट कर लिया गया, वेरी गुड, करेक्ट डिसीजन, CD यानी कि करेक्ट डिसीजन, ठीक है। H0 फॉल्स है, H0 को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन, बहुत बढ़िया बात है। H0 सही है, H0 को रिजेक्ट कर दिया, सही बंदे का आप साथ नहीं दे रहे हैं तो कम गलती कर रहे हैं, ठीक है। सही बंदे का साथ नहीं दे करके आप कम गलती कर रहे हैं। H0 फॉल्स है, गलत है, और आपने H0 को ट्रू कर लिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको पहले से मालूम है कि आपका दोस्त गलत है, सुट्टा मारता है, बीड़ी पीता है, फिर भी आप उसका साथ देते हो कि बेटा पी ऐश कर, तो यानी कि आप बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। यू आर डूइंग बिग मिस्टेक, बड़ी गलती कर रहे हो, तो बड़ी गलती यानी कि टाइप 2 एरर, ठीक है। बड़ी गलती टाइप 2 एरर और छोटी गलती टाइप 1 एरर, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या है, देखो टाइप 2 एरर क्या है, H0 फॉल्स है, ठीक है, H0 फॉल्स है, और H0 को एक्सेप्ट करना, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, और H0 फॉल्स है। तो जरा देखो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की बात कहाँ पे की गई है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की बात कहाँ पे की गई है, जरा देखो। यहाँ पे तो रिजेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग H0, नॉट रिजेक्टिंग यानी कि एक्सेप्टिंग, ठीक है ना भाई, नॉट रिजेक्टिंग यानी कि एक्सेप्टिंग हो गया। तो H0 को एक्सेप्ट, हाँ सही तो है भैया, H0 को एक्सेप्ट करना, ठीक है, H0 को एक्सेप्ट करना, ये वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ये आंसर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ये आंसर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग, ये वाला भी आंसर हो सकता है। नॉट रिजेक्टिंग यानी कि एक्सेप्ट करना, तो आपने यहाँ पे देखा H0 को एक्सेप्ट ही तो किया जा रहा है, तो H0 को एक्सेप्ट करना, H0 को एक्सेप्ट करना जब H0 फॉल्स है, ठीक है, जब H0 फॉल्स है। तो H0 ट्रू है, H0 ट्रू है, मुझे लगता है इन दोनों के ऑप्शन में लिखने में गड़बड़ हुई है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में लिखने में गड़बड़ हुई है, इन दोनों में से एक जगह पे फॉल्स आएगा, क्योंकि आप देखो ना भाई दोनों की दोनों बिल्कुल सेम सेम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं H0 फॉल्स और ऊपर कर लेते हैं H0 ट्रू। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना भैया। टाइप 2 एरर क्या है, तो टाइप 2 एरर है H0 फॉल्स है, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका दोस्त बीड़ी सुट्टा पीता है और फिर भी उसका आप साथ देते हो, उसको पैसे देते हो, ले बेटा तू पी ऐश कर, ठीक है ना। तो बड़ी गलती करते हैं, टाइप 2 एरर करते हैं। टाइप 2 एरर क्वेश्चन नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नॉट रिजेक्टिंग का मतलब एक्सेप्टिंग करना, तो यू आर एक्सेप्टिंग H0, ठीक है ना। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन करवाना है, H0 एक्सेप्ट हो रहा है जब H0 फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने इसको मतलब करेक्ट कर दिया, H0 फॉल्स है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 फॉल्स, ठीक है। ये वाले ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखिए डायरेक्ट है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, और कहानी को ढंग से समझना, ठीक है। आपको याद होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन के मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दी थी। सेकंड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे ना, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कॉमन चाहिए होती है, तो ये वाला क्वेश्चन उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, इस वाले ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर कॉमन करेंगे, तो ब्रैकेट में जो पावर है वो 2 है, तो डिग्री 2 को कॉमन करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहने देंगे। x पावर 9 है, डिनोमिनेटर में 4 ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसमें से हमें x पावर 2 कॉमन करनी है, x पावर 2 कॉमन कर ली, ब्रैकेट में 4 में से तो x पावर 2 कॉमन आ गया, साथ में एडिशन है 1 आ गया, 1 में x पावर 2 लिखा नहीं हुआ है, तो इसको डिवाइड करेंगे x पावर 2 से, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और पावर 6 नोट करेंगे और यहाँ पे dx कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। देन अगेन i इज इक्वल टू में x पावर 9 है, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली पावर 6 इस 2 पे आएगी तो पावर 12 कर देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, x पावर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल x पावर 12 होगा। सो x पावर 12 आ गया, और इसके साथ में 4 के एडिशन में 1 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, ब्रैकेट क्लोज, पावर 6 है और यहाँ पे dx है। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो वैल्यू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 के डिनोमिनेटर में x पावर 3 हो जाएगा,
ठीक है, डिनोमिनेटर में 12 है तो डिनोमिनेटर में 3 होगा, साथ में 4 में एडिंग करेंगे 1/x⁴ की टोटल पावर 6, और यहाँ पे ऐसे करके dx आएगा। अब हमें इस वाली कंप्लीट वैल्यू को t लेना है, तो 4 में एडिंग करेंगे 1/x⁴, इसको कर लेंगे t, 4 का डेरिवेटिव 0, 1/x⁴ का डेरिवेटिव -2/x⁴ और इक्वल टू में dt/dx। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा dx के डिनोमिनेटर में x⁴ जो है कुल मिलाकर के माइनस में dt के डिनोमिनेटर में 2 है, ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो गया, माइनस उधर चला गया, dx ऊपर आ गया, तो dx/x⁴ इक्वल टू में dt। तो भैया dx ये रहा और x⁴ ये रहा, dx के डिनोमिनेटर में dx की जगह पे ये लिखेंगे, तो वैल्यू i विल बिकम, ठीक है, वैल्यू i विल बिकम माइनस में dt के डिनोमिनेटर में 2, और साथ में ये वाला वैल्यू t है, तो यहाँ पे t आ गया, पावर इसकी 6 है। ठीक है, आगे इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस में 6 dt। तो माइनस में 6 dt का इंटीग्रेशन करेंगे, -6 में +1 करेंगे -5 होगा, तो -1/2 के साथ में -5 आएगा, तो t की पावर -5, डिनोमिनेटर में -5 और एडिंग में c, तो आंसर माइनस माइनस कटेगा तो बनेगा भाई कितना, प्लस में 1/10। ठीक है, प्लस में 1/10। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर जगह पे पावर माइनस है, ठीक है, हर जगह पे पावर माइनस है, तो 1/10 के साथ में आपको लिखना है t की वैल्यू, और t की वैल्यू -5 एडिंग में c, और t की वैल्यू 4 + 1/x⁴, तो करेक्ट आंसर है 1/10 के साथ में ब्रैकेट में 4 प्लस में 1/x⁴ है, और इसकी टोटल पावर -5 है, एडिंग c है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखना है इस टाइप के, ये वाला चौथा क्वेश्चन हो गया, 3 मैंने करवाए थे, ये वाला चौथा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर भाई सैंपल पेपर 5 आता है, और डायरेक्ट इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 वैसे है तो आसान, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ है डी इज द डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इन्होंने लिखा हुआ है वो डी है। ठीक है, जो डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो डी है, और इसका ऑर्डर कितना है, एन है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन है, तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो भैया एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए पावर n - 1 होता है, तो आपको सिंपल यहाँ पे डी यूज करना है, तो डी n पावर 1 होगा, तो डी n - 1 ये दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान, ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल आसान है। फिर देखो भाई 23 नंबर क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आसान है आप कर लेंगे, आसान है कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मैं बस आपको जो थोड़ा ट्रिकी लेवल हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा लॉजिक अलग सा लगाना है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी सब आप अपने आप से कर लेंगे, 100% कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें इस वाली वैल्यू को टी मानना है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को टी लेना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया वैल्यू आई जो है, पहले मान लेते हैं वैल्यू आई जो है वो 0 से लेकर 1 है, लोगैरिथम है, साथ में 1 प्लस में 2x है, क्लोज करेंगे यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, इस अब हमें इसको t लेना है, तो हम सब्सिट्यूट कर देंगे 1 प्लस में 2x का टोटल वैल्यू जो है वो t है। अब आपको याद है हमने सब्सिट्यूट तो कर दिया, डेरिवेटिव भी कर देंगे, लेकिन क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है तो लिमिट को चेंज करना है। ठीक है, लिमिट को चेंज करने का डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक लिमिट x है, अब लिमिट t है, पहले x थी अब t है, तो x जब लिमिट थी तो लिमिट 0 थी और लिमिट 1 थी। अब हमें इसके हिसाब से पता लगाना पड़ेगा t की वैल्यू क्या बनेगी, तो 0 हम अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 करेंगे 1, 1 सब्सिट्यूट करेंगे 2 इंटू 1 1 1 और 1 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, तो लिमिट अब होगी 1 से 3। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 1 से 3, यानी कि आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3। ठीक है, जो लिमिट है वो अब 1 से लेकर 3 होगी, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 0, 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2, और t का डेरिवेटिव करेंगे dt के डिनोमिनेटर में dx, यानी कि dx का जो आंसर है ये 1/2 dt है। ठीक है, dx वैल्यू क्या है, 1/2 dt है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 के साथ में, ठीक है, 1/2 के साथ में log है, फिर ये वाली वैल्यू को t माना है तो log t, और साथ में आएगा dt। इसको सॉल्व करना है, 1/2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 log t। ठीक है, 1 से लेकर के 3 log t dt। log t का आंसर मालूम है आपको क्या होता है, बताइए क्या होता है, ये होता है t इंटू में log t,
ठीक है, टी इंटू में log t माइनस में t, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, t इंटू log t माइनस t, तो 1/2 सेम रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे भैया t इंटू में log t, राइट, t इंटू log t माइनस में t, ब्रैकेट क्लोज करा, 1 से लेके 3, पहले 3 सब्सिट्यूट करेंगे, 1/2 को सेम रहने दो, पहले 3 सब्सिट्यूट करेंगे, तो 3 सब्सिट्यूट करने पर आपके पास आंसर आएगा 3 इंटू में log 3, ठीक है, 3 log 3 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज करा, माइनस अप्लाई करा, 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 इंटू में log 1, ठीक है, 1 इंटू log 1 माइनस में 1, क्लोज करके डबल ब्रैकेट क्लोज। जो log 1 होता है ना भैया, जो log 1 होता है वो जीरो होता है, ऑलवेज रिमेंबर। log 1 जीरो होता है तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा, -1 रिमेनिंग होगा, और माइनस कट होकर के +1 हो जाएंगे, और आगे है -3, तो -3 है, +1 है, -2 होगा, तो 1/2 के साथ में आप लिखेंगे 3 log 3 है। ठीक है भाई, 3 log 3 है, माइनस में 2 है, क्लोज करेंगे, ये आंसर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सैम्पल पेपर 6 आता है। ठीक है, इसका मतलब पहले मतलब बीच में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सैम्पल पेपर 6 करेंगे, सैम्पल पेपर 6 में एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, दो ही चीजें होती हैं, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स का मतलब गलत, ठीक है, फॉल्स का मतलब गलत। तो ये कह रहे हैं टाइप 2 एरर कौन सा है, तो टाइप 2 एरर बड़ी गलती है, तो आप बताओ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव में बड़ी गलती कौन सी है, तो फॉल्स नेगेटिव बड़ी गलती है, तो आंसर इसका फॉल्स नेगेटिव है, ऑप्शन बी है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव ऑप्शन बी है, सेकंड पे टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। एंड इसके अगर हम आगे के भी सैंपल पेपर की बात करें ना, तो 7, 8, 9 और 10 जो सैंपल पेपर है ना, उनके भी सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे।